सर आप ये यूट्यूब पर डालते हैं ना? हम्म। आप ये यूट्यूब पर डाल देते हैं ना? बात बिल्कुल डाल देता हूँ। क्योंकि सर मेरे पास ना फोन में स्पेस खत्म हो गई है, तो व्हाट्सएप बहुत। अच्छा, तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे रेजोनेंस एंड डैम्पिंग, दोनों एक दूसरे के रिवर्स हैं बेसिकली। रेजोनेंस में हमने क्या पढ़ा था कि व्हेनेवर एनी फोर्स वाइब्रेशन या एनी ऑब्जेक्ट फोर्सफुली वाइब्रेटेड brings near to the any other non-vibrating object who has only the natural frequency. So when the natural frequency and the force frequency coincides, at that point object will vibrate with high amplitude, and that point or that frequency is called the resonant frequency, right? जी। ठीक है। तो डैम्पिंग क्या है? डैम्पिंग इसका रिवर्स है बिल्कुल। इट इज द ग्रेजुअल डिक्रीज इन द एम्पलीट्यूड ऑफ अ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट, सही है, या ऑसिलेटिंग ऑब्जेक्ट। जी। जी। इसका मतलब कहीं पे अगर हमें रेजोनेंस एडवर्स इफेक्ट देता है तो वहां पे हमें डैम्पिंग इंट्रोड्यूस करानी पड़ेगी। ठीक है, जी। पढ़ते हैं इसको। रेजोनेंस कैन बी यूजफुल फॉर इंस्टेंस व्हेनेवर अ trombone or other wind instrument is played stationary waves which are an example of resonance। stationary wave में क्या होता है, जब आप गिटार प्ले करते हो तो एक स्ट्रिंग वाइब्रेट करते हो तो वो आगे वाली दो तीन स्ट्रिंग्स को भी हिला देती है ना, जी। और उससे एक रिदम बनता है। दूसरी एग्जांपल क्या है? whenever you listen to a radio you are relying on the resonance because the tuning circuit in the radio will have the same natural frequency as the radio wave that transmits the signal। रेडियो में क्या होता है भाई? रेडियो में भी यही होता है कि भाई आपका जो ट्यूनिंग सर्किट होता है ना रेडियो के अंदर, उसका एंटीना जैसे आप खोल के रख देते हो तो उसमें क्या होता है, उसकी अपनी फ्रीक्वेंसी होती है जो कि नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है, और जो ट्रांसमिटेड सिग्नल आ रहा होता है किसी ब्रॉडकास्टिंग चैनल से, उसमें बंच ऑफ फ्रीक्वेंसीज होती हैं। तो जिस फ्रीक्वेंसी जी। पे इसकी ट्यूनिंग सर्किट की फ्रीक्वेंसी और वो फ्रीक्वेंसी मैच कर जाती है तो वहाँ एम्पलीट्यूड हाई हो जाता है और आपको आवाज सुनाई दे जाती है। कहते हैं ना, हाँ यार इसको घुमाओ घुमाओ, इस पे लाओ इस पे लाओ, जैसे पहले जमाने में होता था कि 100 पे लाओ 100 की फ्रीक्वेंसी पकड़ रहा है, 101 पे लाओ इसकी फ्रीक्वेंसी पकड़ रहा है। तो यही होता है जी। कि नेचुरल फ्रीक्वेंसी को आप चेंज कराते रहते हो, क्योंकि जो ट्रांसमिट सिग्नल होता है वो तो बैंडविड्थ में होता है। जी। बैंडविड्थ क्या होती है? सही। बैंडविड्थ होती है बंच ऑफ फ्रीक्वेंसीज। ठीक है, जी। तो उसके अंदर से आपका ट्यूनिंग सर्किट अपनी वाली फ्रीक्वेंसी कैच करेगा और उसका गाना वाना जो चल रहा होगा उस चैनल पे, जो चीज चल रही होगी, शो चल रहा होगा, वो प्ले कर देगा, उसका एम्पलीट्यूड बढ़ा के जी। प्ले कर देगा आपको। ठीक है। सर कुछ लिखना हो तो बताइएगा जो नहीं इम्पोर्टेंट हो। नहीं, ये तो सिर्फ समझने के लिए है। तुम्हारे ठीक है। ऑलरेडी नोट्स तो है ना? जी। जी। लेकिन मैं वो स्पेसिफिक चीजें ही लिखवाऊंगा, मैं बाकी अंडरस्टैंडिंग हर जगह एक जैसी एक्सप्लेनेशन है, बस तुम उसको सुनो और समझो। ठीक। ठीक है। अच्छा अच्छा। सर, एक और चीज। हम्म सर हमारे कॉलेज में बोल रहे थे कि हमें जो भी मतलब लिख के आना है ना टेस्ट के लिए, हम लिख के आ जाए एक A4 साइज पेपर पे, मतलब एज अ फॉर्मेलिटी में टेस्ट ले रहे हैं। वो तो हम्म वो बोल रहे हैं वो आपके आपके लक के ऊपर है कि क्या टेस्ट में आ गया क्या नहीं आ गया। आपको फॉर्मूलाज लिखने हैं फॉर्मूलाज लिख लें, आपको हम्म। डिफरेंसेस लिखनी है डिफरेंसेस लिख लें, आपको मार्क्सिंग लिख के आनी है मार्क्सिंग लिख लें। अब आपके ऊपर है वो कि टेस्ट में क्या आता है। सही है। तो मैं फॉर्मूलाज लिख के चला जाऊंगा, मैं तो सोच रहा हूँ हाँ सही है, बिल्कुल कि सही है, उससे सवाल सॉल्व हो जाएंगे वही तुम्हारे। काम आते हैं आखिर में। वही काम आते हैं, बिल्कुल सही है, बाकी एक्सप्लेनेशन तो बंदा लिख ही लेता है। जी। सही है, तुम हमारा लिख के ले जाना, ये तो सही है। ओपन बुक टेस्ट हो रहा सर एक तरीके से कह लें जी, है। सही सही। थर्सडे को होगा। अच्छा अच्छा, तुम्हारा कॉलेज कौन सा? मैं भूल गया नाम। सीडर। सीडर, यस यस, सही है। ये पीसीएसएस वाला है या डिफेंस वाला है? नहीं सर, क्लिफ्टन क्लिफ्टन। पीसीएचएस से जाना था, अलाव है। हाँ डिफेंस में है ना तुम्हारा, क्रिप्टन पे तो नहीं है ना सीडर? जी। नहीं सर, क्लिफ्टन में। अच्छा भाई, तो हम बात कर रहे थे भाई कि अगर कोई अच्छे यूजेस हैं अगर रेजोनेंस के, तो वो भी हैं रियल लाइफ में हमें फायदा देते हैं। जैसे हमने अभी रेडियो पे देखा कि रेडियो के सर्किट ट्यून हो जाते हैं, गिटार बज जाता है तो दूसरे भी वाइब्रेट करती हैं स्ट्रिंग्स। अच्छा भाई, आगे चलते हैं। However, resonance can be a problem in machinery, in bridge and building design and in aircraft। ये क्यों होंगी भाई प्रॉब्लम्स? Large oscillation of aircraft parts, for example, can cause metal fatigue। अब देखो, अगर एयरक्राफ्ट के पार्ट्स में लार्ज ऑसिलेशंस आएंगी और वो रेजोनेंस क्रिएट करेंगी तो मेटल्स के अंदर डिफॉर्मेशन आ जाएगी, फटीग आ जाएगी, खराब हो जाएगी उसकी शेप, तो वो अपना फंक्शन सही से नहीं कर पाएंगे ना, है ना?
जी which leads to earlier fail of those parts। अब एक पार्ट की एक शेप बनी, राउंड शेप है, अब उस पे हाई वाइब्रेशन आएगी, उसका एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा तो वो इतनी वाइब्रेट करेगी, वो डिफॉर्म हो जाएगी, वो राउंड से शायद होता ओवल हो जाए, तो फिर तो खराब हो गया ना, वो पार्ट नुकसान देगा ना आपको। जी इसी तरह ब्रिज के ऊपर जो वो वॉक गाड़ियां चलती हैं, तुम देखो ब्रिज के बीच में वो लगाया जाता है, सेपरेटर लगाया जाता है रबर पैडिंग का, देखा है, उसमें धड़ 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 करके गाड़ी गुजरती है, आवाज आती है। किसमें सर? ब्रिज होते हैं ना, फ्लाईओवर्स, हाँ 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 हाँ। गाड़ी गुजरती है बीच में, एक जो है ना एक स्ट्रिप लगी हुई होती है रबड़ की, उसमें गाड़ी पूरी हिल जाती है आपकी। जी 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 वो इसीलिए लगाई जाती है ताकि हाई वाइब्रेशन की वजह से रेजोनेंस ना आ जाएगा, रेजोनेंस आ जाएगा तो क्या होगा, ब्रिज के जो वो हैं सीमेंट पार्टिकल्स हैं, वो आपस में क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, उन पे प्रेशर आएगा, वो आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे तो ब्रिज का शेप खराब हो जाएगा, ब्रिज टूट जाएगा, है ना। जी तो इसलिए वो रबर पैडिंग लगाते हैं ताकि वो डैम्पिंग कर दें, वो वाइब्रेशंस को एब्जॉर्ब कर लें, ताकि गाड़ी थोड़ी सी हिल जाए आपकी, कोई मसला नहीं है, लेकिन ब्रिज ना टूटे। सही है। जी सही सही। तो इस तरह लगाई जाती है, कभी भी स्ट्रेट नहीं लगाएंगे। इसी तरह टॉल बिल्डिंग्स होती है ना, कभी दुनिया में, हमारे यहाँ तो इतनी टॉल नहीं होती, जैसे 50-60 के बाद बीच में रबर पैडिंग डाली जाती है। जी बुर्ज खलीफा देखोगे ना, उसके अंदर बीच बीच में जो है ना रबर पैडिंग्स डाली जा रही है हर कुछ कुछ स्टेप्स के बाद, ताकि वो जो है बिल्डिंग जी की वाइब्रेशन ना आए ज्यादा और वो स्मूथ रहे, वरना गिर जाएगी बिल्डिंग ना। जी इसी तरह सोल्जर्स जो हैं वो अपने ब्रिज के ऊपर, जो वुडन ब्रिज के ऊपर मार्च करते हैं ना, तो उनको कहते हैं वहां पर जो है ना सब एक साथ मार्च मत करें, आप अपनी जो है ना स्टेप्स को तोड़ के चलें, ताकि स्मूथ वाइब्रेशन ना हो। अगर स्मूथ ऑसिलेशन होगी तो रेजोनेंस आ जाएगा, वो जो जिस ब्रिज पे वॉक कर रहे होंगे वो टूट जाएगा, क्योंकि जी ब्रिज ब्रिज सही। के जो पार्टिकल है उनमें एम्पलीट्यूड बढ़ गया तो वो तो आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, आगे बढ़ेंगे तो सॉलिड तो जी एक्सपेंड होता नहीं है, सॉलिड तो ब्रेक हो जाएगा, उस पर फोर्स लगेगी तो। जी सही है, समझ में आती है बात। जी सर। इसी तरह कभी सुना होगा कि यार उसने तानसीन के बारे में या मेहदी हसन के बारे में सुना होगा, उसने जो है गाना इतना अच्छा गाया, इतना ज्यादा सुर मारा कि गिलास टूट गया, सुना। नहीं सर मैंने सुना नहीं है, लेकिन ऐसी बातें सुनी है। तो ये असल में होता है, होता ये कि क्लास की अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, उसका मॉलिक्यूल वाइब्रेट कर रहे हैं उस पर, ठीक है। आपने जी आवाज पे सुर सही। बनाया, इतनी हाई फ्रीक्वेंसी नोट बनाई कि आपकी फ्रीक्वेंसी उसके नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मीट कर गई, और उसने गिलास ने एक्सपेंड होने की कोशिश की, एक्सपेंड नहीं हो क्योंकि वो तो सॉलिड है, तो क्या होगा, वो ब्रेक हो गया। जी ठीक है। जी तो ये सारे ये जादू नहीं होते, ये सब जो है वो रेजोनेंस की वजह से होता है। जी सही। इन ऑर्डर टू रिड्यूस रेजोनेंस पीक्स, डैम्पिंग इज इंट्रोड्यूस। डैम्पिंग क्यों करते हैं, ताकि वो रेजोनेंस की पीक को कम करे। This has the desired effect of reducing the amplitude of vibration. However, it also tends to spread the range of frequency at a large vibrations occur। ठीक है, at with जी the large vibration occurs। अब क्या हो रहा है भाई, सबसे हाई पीक क्या है, तो यहाँ पर आपने फॉर एग्जांपल लाइट डैम्पिंग की है तो इसलिए हाई पीक रह गई है। अगर आप क्रिटिकल डैम्पिंग करोगे तो ज्यादा ये नीचे आ गई पीक। आप हैवीली डैम्प करोगे तो बिल्कुल स्मूथ हो गया तकरीबन, ये थोड़ा सा ही इसमें पीक रह गई, बाकी नीचे से यहाँ तक आ गई। तो ये सारी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है जहाँ पे पीक मिल रही है, ठीक है ना। आपने रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी गिरा दी, जी आपने सॉरी आपने रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी नहीं गिराई, उस पॉइंट पे आपने डैम्पिंग कर दी तो इसकी पीक गिर गई, एम्पलीट्यूड नीचे हो गया, फ्रीक्वेंसी वही चल रही है अभी भी, लेकिन आपने बीच में एक डैम्पर डाल दिया, एक रबर पैड डाल दिया फॉर एग्जांपल, जो हमने ब्रिज के ऊपर डालते हैं ना गाड़ी चलते हुए। दो रबर पैड क्या करता है, डैम्पिंग जी करता है, वो वाइब्रेशंस को एब्जॉर्ब कर लेता है, उसकी नेचुरल जी क्वालिटी है, क्यों, क्योंकि रबर एक्सपेंड करता है ना। वैसे सॉलिड एक्सपेंड नहीं जी करते रहेंगे, रबर के अंदर इलास्टिसिटी है, वो क्या करेगा, वाइब्रेशन हम्म, एब्जॉर्ब करेगा, अपने आप को एक्सपेंड कर लेगा, ब्रेक नहीं करेगा। जी लेकिन रिजिड सॉलिड क्या करता है, रिजिड सॉलिड अपने आप को ब्रेक कर लेते हैं, क्योंकि उनमें एक्सपेंशन नहीं होती। ठीक है। जी वाइब्रेशन या ऑसिलेशन कोई ना कोई फोर्स लगा रही होती है ना, जी जी तो उस फोर्स को डैम्पर्स जो है वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जैसे कार शॉक, कार में जो है वो है सस्पेंशन, उनमें शॉकर लगे होते हैं, जो स्प्रिंग होते हैं, वो क्या करते हैं, वो भी एब्जॉर्ब कर लेते हैं, एक्सपेंड हो जाते हैं। इलास्टिक ऑब्जेक्ट, कोई भी इलास्टिक हम्म, ऑब्जेक्ट डाल दो तो डैम्पिंग कर देगा, ठीक है। जी दिस कैन बी सीन बाय रिमूविंग द कर्टेन रिंग्स फ्रॉम द पेपर कोन एंड इन बार्टन्स एक्सपेरिमेंट दिस रिड्यूसेस द मास ऑफ पेंडुलम्स मीनिंग दैट द एयर रेजिस्टेंस हैज अ ग्रेटर डैम्पिंग इफेक्ट। ठीक है भाई, क्या वो ऊपर जो हमने जो यहाँ पर अलग अलग चीजें लगाई थी, पेपर कोन है, लाइट है सबसे ज्यादा, वो उसके अंदर जो है वाइब्रेशन आएगी,
फिर आपके कर्टेन रिंग आ रही है, फिर आपके स्ट्रॉन्ग कॉटन आ रहा है, ड्राइविंग पेंडुलम को आपने हिलाया तो ये सब हिलना शुरू हो गया। तो आपने कहा कि भाई एयर रेजिस्टेंस जो है ना इतनी हाई हो जाती है कि पेपर कोन को हिला देगी, इसके लिए जो हैवी मैकेनिज्म है ये, ठीक है। जी तो देयर इज अ फर्दर इफेक्ट एज द डैम्पिंग ऑफ एन ऑसिलेटर इज इंक्रीज्ड, द फ्रीक्वेंसी एट व्हिच द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड अकर्स, द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी फॉल्स स्लाइटली। क्या हुआ भाई, आपने कहा कि भाई जैसे आपने एम्पलीट्यूड कम किया ना, तो ये देखो ये पीक पहले यहाँ थी, ये पीक में थोड़ा सा फर्क आगे पीछे होती गई, थोड़ी सी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी भी पीछे आ जाएगी जब डैम्पिंग करोगे ना। पहले तो बिल्कुल जी बीच में थी ना, यहाँ पे थी ना रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, देखो यहाँ से स्ट्रेट गई, ये रहा पीक। अब क्या हुई, डॉटेड लाइन दिखा रही है कि पीक जो है थोड़ी पीछे होती जा रही है, लेफ्ट साइड पे होती जा रही है। तो ये भी इफेक्ट है, जब आप हाई डैम्पिंग करना शुरू करते हो ना तो आपकी जो है पीक भी, वो जो फ्रीक्वेंसी है ना, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, वो भी थोड़ी पहले अकर हो जाती है। एम्पलीट्यूड तो जी कम होता ही है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी भी ड्रॉप हो जाती है। जी समझ आ गई बात। जी सर। अब देखो हम थोड़ा सा एक सिर्फ टॉपिक्स को देख लेते हैं कि कोई सर तो चीज। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ, सॉरी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ ना। जी जी बिल्कुल। अब देखो ये ऑसिलेशंस के अंदर हम देख रहे हैं, हमने देखा सबसे पहले सिंपल हार्मोनिक मोशन। हमने कहा सिंपल हार्मोनिक मोशंस की क्या कंडीशंस है भाई, ये कंडीशंस है कि वाइब्रेशन ऑफ अ पार्टिकल अबाउट अ फिक्स पॉइंट, जिसे हम इक्विलिब्रियम या फिर मीन पॉइंट कहते हैं। एक्सेलरेशन डायरेक्टेड टुवर्ड्स द दैट फिक्स पॉइंट, जो बीच वाला पॉइंट है उसकी तरफ एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगी। मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द फिक्स पॉइंट। मैग्नीट्यूड एक्सेलरेशन का है वो किसके प्रोपोर्शनल है, उस डिस्प्लेसमेंट के जो आपने फिक्स पॉइंट से कवर किया एक्सट्रीम पॉइंट तक जाते जाते, ठीक है, ऊपर की तरफ। लेकिन दोनों के डायरेक्शंस अलग अलग हैं, सही है। ये देख लिया था जी हमने। हमने डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ देख लिया भाई, साइन होता है वेलोसिटी का जो है कॉस होता है, डिफरेंशिएट हो गया। वेलोसिटी को फर्दर डिफरेंशिएट किया, माइनस साइन हो गया जो कि एक्सेलरेशन हो गया आपका, ठीक है। ये जी सब चीजें हमने देख ली, इसको में कोई मसला तो नहीं है ना, आगे चले। जी जी सर आगे एक्सेल आगे। एक्सेलरेशन इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, क्या कहता है, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा, फॉर एग्जांपल आप सेंटर में थे, जीरो डिस्प्लेसमेंट, आप ऊपर ले गए, डिस्प्लेसमेंट कवर किया, तो एक्सेलरेशन भी बढ़ेगा, लेकिन एक्सेलरेशन लेफ्ट साइड पे नहीं बढ़ेगा जहाँ डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन की वैल्यू राइट पे होगी और डायरेक्शन राइट पे होगी टुवर्ड्स द इक्विलिब्रियम पॉइंट। अगर डिस्प्लेसमेंट के ऊपर है तो ठीक है, लेकिन दोनों की वैल्यूज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होंगी, खाली डायरेक्शन उल्टी होगी। ये बात हमने क्लियर कर ली थी, सही है। जी इसमें कांस्टेंट क्या होता है, माइनस ओमेगा स्क्वायर। माइनस ओमेगा ओमेगा स्क्वायर क्या है भाई आपकी, बेसिकली एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जिसकी वैल्यू होती है 2 पाई अपॉन टी, है ना। ठीक है, याद आ रहा है। जी जी ठीक है भाई, सबके हमने इक्वेशन बना ली, डिस्प्लेसमेंट की, वेलोसिटी की, एक्सेलरेशन की, तीनों की आ गई। हमने वेलोसिटी की इक्वेशन बना ली, प्लस माइनस ओमेगा इनटू एक्स नॉट स्क्वायर, इसको सही करना है हमें, माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। हमने कहा जी ठीक है भाई, ये हो गई वैल्यू आपकी, अगर एक्सट्रीम पॉइंट पे आप हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप एक्सट्रीम पॉइंट पे यानी कि इक्विलिब्रियम पॉइंट से लेफ्ट साइड पे हैं, हाईएस्ट पॉइंट पे, तो उस पॉइंट पे क्या होगा, उस पॉइंट पे आपका जो एक्स है वो एक्स नॉट के इक्वल हो जाएगा, जी ऐसे ही है। एक्स नॉट के इक्वल हो जाएगा तो आपकी वेलोसिटी वहां पे जीरो हो जाएगी, क्योंकि दोनों कैंसिल हो जाएंगे। एक्सट्रीम पॉइंट पे जाके आप रुक जाओगे ना, वेलोसिटी जीरो हो गई। और अगर आप जी इक्विलिब्रियम पॉइंट पे हो, सेंटर वाले पॉइंट पे, इक्विलिब्रियम पॉइंट पे हो, तो आपकी एक्स की वैल्यू जीरो हो जाएगी, क्योंकि आपने डिस्प्लेसमेंट को ट्रेवल ही नहीं किया इक्विलिब्रियम पॉइंट से आगे। तो आपका ये आंसर हो जाएगा, एक्स नॉट स्क्वायर से स्क्वायर कटेगा, एक्स नॉट बाहर आ जाएगा, ओमेगा एक्स नॉट हो जाएगा, जो कि मैक्सिमम वैल्यू वेलोसिटी की वो कहाँ होगी, मीन पोजीशन पे, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे, ठीक है, ये वैल्यू होगी, ठीक है। क्लियर है। जी इसको हमने यहाँ जी पर, जी इसका हमने इन सिंपल हार्मोनिक मोशन का सर्कुलर मोशन से रिलेशनशिप पढ़ा, कि भाई अगर एक पेंडुलम सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, तो वो अगर अटैच कर दिया आपने सर्कुलर मोशन से, तो वो अपने डायमीटर पे सर्कुलर मोशन जो है वो अब डायमीटर के ऊपर सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रही होगी, सही है ना। जो मोशन ये पेंडुलम जी कर रहा सही। होगा वही डायमीटर कर रहा होगा, दोनों रिलेशन रिलेटेड है आपस में। जी हमने कहा काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट, हमने कहा भाई ये काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी इस तरह से है कि जहां पर एक्स नॉट यानी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट आपने कवर कर लिया है, वहां पर आपकी काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी, क्योंकि वेलोसिटी आपकी जीरो हो गई दोनों साइड पे, पॉजिटिव साइड पे भी नेगेटिव साइड पे भी। हमने कहा कि भाई जहाँ मीन पोजीशन पे आप बीच के पोजीशन पे आ गए इक्विलिब्रियम पे, वहां पर आपकी एक्स नॉट तो जीरो है, क्योंकि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को मिनिमम डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, वहां पर लेकिन काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी, क्योंकि आपकी वेलोसिटी मैक्सिमम है वहां पर, सही है। जी जी यहाँ पे क्या है, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी का क्या कॉन्सेप्ट है,
एक्सट्रीम पोजीशंस दोनों पेंडुलम के दोनों राइट और लेफ्ट पे एक्सट्रीम पोजीशन पे एक्स नॉट है, डिस्प्लेसमेंट पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है। क्यों? क्योंकि एच मैक्सिमम है ना, आपने हाइट कवर कर ली है मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, तो पोटेंशियल एनर्जी होती है mgh, एच मैक्सिमम है तो ये भी मैक्सिमम है। सेंटर पॉइंट जहां पर जी। आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट है वहां पर गैप एच जीरो है, तो पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो है आपकी, सही है। हम्म। और आपको टोटल एनर्जी लेनी है तो टोटल एनर्जी दोनों का सम है, तो ये बेसिकली एक लाइन होगी टोटल एक। एनर्जी सामने की तरफ, ठीक है, बाकी सब तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, सिर्फ ये लाइन रह जाएगी, ठीक है। जी। जी। हमने इसकी इक्वेशन देख ली, काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन भाई ये होती है हाफ एम वी स्क्वायर होती है, वी हमने ले लिया तो वी को स्क्वायर कर दिया, एम को मल्टीप्लाई कर दिया, हाफ को मल्टीप्लाई कर दिया, ई के बन गई, ये ई पी बन गई हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये आपको याद करने पड़ेंगे फॉर्मूला सारे। जी। फिर हमने कहा भाई डैम्प फोर्स आइसोलेशन और रेजोनेंस, हमने आज ही पढ़ा है। डैम्प ऑसिलेशन फोर्स आइसोलेशन क्या होती है भाई? डैम्प ऑसिलेशन वो होती है जिसके हमने एम्पलीट्यूड कम कर दिया, फोर्स आइसोलेशन वो है जिसके हमने दूसरे का एम्पलीट्यूड बढ़ा दिया है, और एम्पलीट्यूड रेजोनेंस कैसे बढ़ता है, ठीक है। कोई सवाल यहाँ तक? नहीं। एसएचएम कंप्लीट हमारा। ये हो गया चैप्टर ये। क्वेश्चन है हमारा, द वाइब्रेशन ऑफ अ मास of 150 gram are simple harmonic. Figure 3.1 shows the variation with the displacement x of the kinetic energy ek of the mass. ये उसी तरह का सिमिलर ग्राफ है जो हमने जो है अभी अपनी कॉपी में वो उस बुक के एक्सप्लेनेशन में देखा था, है ना। जी। तो इसको अब एनालाइज करते हैं कि इसके अंदर क्या क्या पूछा जा रहा है। मैं स्क्रीन भी शेयर करता हूँ साथ साथ, ताकि तुम इसको अपने पास मोबाइल में देखना तो मोबाइल में देख लो, ना यहाँ देख लो, फिर तुम्हारी रिकॉर्डिंग में नहीं आ सर, मैं जाएगा। लैपटॉप में देख रहा हूँ। अच्छा। ठीक है। तो वाइब्रेशन मास की है जिसका ठीक। मास है 150 ग्राम, और बता दिए सिंपल जी। हार्मोनिक मोशन में, तो बात क्लियर हो गई, यानी कि सारे फॉर्मूले सिंपल हार्मोनिक के लग सकते हैं उसके ऊपर, ठीक है। फिगर 3.1 जी। क्या बता रहा है? वेरिएशन बता रहा है डिस्प्लेसमेंट एक्स का विद रिस्पेक्ट टू एज कंपेयर विद काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो यानी कि आपकी वाई जी। एक्सिस पे काइनेटिक एनर्जी मिली जूल में, और एक्स एक्सिस पे सेंटीमीटर में आपका डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है भाई। आपको क्या किया जा रहा है? कहा जा रहा है ऑन फिगर 3.1 ड्रॉ द लाइन टू रिप्रेजेंट लाइंस टू रिप्रेजेंट द वेरिएशन विद डिस्प्लेसमेंट एक्स of the potential energy of the vibrating mass, label the line P, ठीक है। जी। दूसरा है टोटल एनर्जी ऑफ द वाइब्रेशन, ठीक है, लेबल द लाइन T। दो लाइनें लगानी है आपको, एक पोटेंशियल एनर्जी की, एक उसकी टोटल एनर्जी। पहले आप पोटेंशियल एनर्जी की लगाओगे। आपने देखा कि भाई मिनिमम डिस्प्लेसमेंट कहाँ पर है? यहाँ पर है इस पॉइंट पे, और नहीं, डिस्प्लेसमेंट तो आपका एक्स एक्सिस पे है ना, सॉरी। तो मिनिमम डिस्प्लेसमेंट तो आपका जीरो पे होगा, ठीक है। जी। यहाँ पर आपकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो गई, सही है। जी। सही है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर है और यहाँ पर है, तो इन पॉइंट्स पे आपने क्या करना है? बिल्कुल इसी के सामने इन पॉइंट्स पे ऊपर की तरफ एक पॉइंट मार्क करना है, जो कि आपके पोटेंशियल एनर्जी के हाईएस्ट पॉइंट होंगे। क्योंकि हमें पता है कि जहां पर डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगा ना इन दोनों पॉइंट्स पे, राइट साइड पे और लेफ्ट साइड पे, वहां पर एच मैक्सिमम हो जाएगा, तो उसके हिसाब से पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी। तो आपने क्या करना है? इसी लाइन पे बिल्कुल सीधा ऊपर जाना है, ठीक है। इस यहाँ पे एक पॉइंट मार्क करना है, बिल्कुल इसके सामने, बिल्कुल इसके सामने, ठीक है। और इसी को ऊपर यहाँ जाके इसके बिल्कुल सामने पॉइंट मार्क करना। तो इससे क्या होगा? आप यहाँ से एक यूं कर्व बनाओगे जो यहाँ जीरो को टच करेगा, फिर ऊपर जाएगा। मैं तुम्हें एक काम करता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ये वन नोट पे ले आता हूँ। सर इसकी सिर्फ एक लाइन नहीं है कि ऊपर। वो टोटल एनर्जी की आएगी बेटा, अच्छा। ठीक है। जैसे अभी मैंने बुक में नहीं दिखाया था वैसे ही है ये भी। जी। देखना तुम्हारे नजर आ रहा है वन नोट की, नहीं मुझे बताना। वन नोट नजर आ रहा है? जी सर। थोड़ा सा इसको कट करते हैं, वहां पे भी डिस्कस करते हैं। चलो यहाँ नजर आ रहा है, जी सर। ठीक है। हमें क्या करना है? अगर हम इसके बिल्कुल सामने ले जाते हैं इसको, और ड्रॉ करते हैं इस पॉइंट को,
इसके बिल्कुल सामने अगर हम जाते हैं तो कुछ ये लाइन बनती है। ये तो मैं अंदाजन बना रहा हूँ, ज़ाहिर है कॉपी प्रिंटेड होगा तो मुझे ज्यादा सही समझ में आएगा। जी इसको जी ले गए यहाँ पर, इसके सामने ये बना दिया, ठीक है। अब करना जी क्या है, ये मैक्सिमम पॉइंट्स, ये मैंने मैक्सिमम पॉइंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट पे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, मैक्सिमम पॉइंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट पे मैक्सिमम पॉइंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, और ये क्या है, मिनिमम पॉइंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट पे जीरो पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, जहां पर के ई मैक्सिमम हो जाएगी और ये जीरो हो जाएगी। तो आपने इसको ऐसा स्मूथ कर्व बनाना है, ये, ठीक है। जी ये थोड़ा सा यहाँ पर अरे मेरा हाथ थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है, तो आपको बिल्कुल स्मूथ पेंसिल से स्केच करके जैसे ये वाला है ना, ऊपर वाला, इसी का जी जी उल्टा उल्टा बनाना है। जी जी और सही। आपको टोटल एनर्जी जो इसको आपने मार्क कर देना है यहाँ पर पी, यहाँ पे मार्क कर देना है पी, सही है। टोटल एनर्जी के लिए आपने क्या करना होगा, ये लाइन, ये लाइन है, इसको लिख देना है आपने टी, सही। सही है। जी कोई सवाल? नहीं सर। ठीक है, आगे चले। सर ये टोटल इनका जीरो नहीं बनेगा? जीरो नहीं बनेगा ना, जीरो बनेगा तो फिर एनर्जी जीरो हो जाएगी ना, पूरी एनर्जी जीरो थोड़ी है, सर एनर्जी तो लेकिन क्योंकि कांस्टेंट है। ये तो इनवर्स है ना उसका। इनवर्स तो है, अगर एक। तो बेटा ये इनवर्स है, डायरेक्शन वाइज इनवर्स है, आपस में तो वैल्यू तो सेम रख रहे हैं ना। इनवर्स का मतलब क्या है, इनवर्स का मतलब ये है कि भाई, मैं तुम्हें बताता हूँ, देखो इसको कलर चेंज करता हूँ, जहां पर ये मैक्सिमम है वहां पर ये मिनिमम है। फॉर एग्जाम्पल एनर्जी की वैल्यू है 10, तो ये क्या बोलेगा, जी 0 + 10 = 10, ठीक है। अब ये जी बीच में कहीं टकराएगा, ये इस पॉइंट पे, या कॉन्साइड कर जी गए दोनों, तो जी यहाँ पर आपकी जो है ईपी वो होगी 5, और ई के भी होगी 5, क्योंकि इस पॉइंट पर टकरा गए, कॉन्साइड कर गए, टोटल तो 10 होगा ना भाई, एग्जाम्पल ले रहा जी हूँ मैं। तो इसलिए टोटल एनर्जी इस वैल्यू पे कांस्टेंट है, फॉर एग्जांपल 15 है, ये 15 मिली जूल है, ठीक जी है। तो टोटल तो यहाँ कांस्टेंट रहेगा ना मेरे भाई, इस पॉइंट पे ये मैक्स, ई के मैक्स, इसको 10 गलत ले लिया मैंने, 15 ही ले लेता हूँ, तो दिया हुआ है ना वैल्यू। जी तो पोटेंशियल यहाँ 15 है, काइनेटिक यहाँ 15 है। अब ये तीन पॉइंट्स को मैं जब ज्वाइन करूंगा तो मुझे टोटल एनर्जी मिल जाएगी, समझ रहे हो। जी तो ये एक लाइन जो है टोटल एनर्जी रिप्रेजेंट कर रही है, बाकी सब जगहों पे एक दूसरे को काट रहे हैं, एक ज्यादा है तो एक कम है, लेकिन जीरो थोड़ी कर रहे हैं। मतलब ये थोड़ी कर रहे हैं कि अगर यहाँ पर इसकी वैल्यू ये हाई है यहाँ पर, ये यहाँ पे लो है, ऐसा थोड़ी कि माइनस हो रहा है, फोर्स थोड़ी है ये तो वैल्यू है ना, ये मैग्नीट्यूड है, ये डायरेक्शन थोड़ी है कि कट जाएंगे, समझ जी रहे हो। अब यहाँ क्या हो रहा है, जी यहाँ यहाँ पर आए तो यहाँ पर ई के आपकी ईपी आपकी छोटी हो गई, ई के बड़ी हो गई, यहाँ पे आए तो ईपी बड़ी हो गई, ई के छोटी हो गई। यहाँ जाओगे यहाँ पर ईपी आपकी बड़ी हो गई, ई के छोटी हो गई, या नीचे आओगे तो ई के बड़ी हो गई, ईपी छोटी हो गई, ठीक है। तो हर पॉइंट पे एक दूसरे के जी उल्टे हैं, लेकिन वैल्यू तो कांस्टेंट है ना। हर पॉइंट पे जब टोटल करोगे ना तो वैल्यू 15 ही आएगी, 15 मिली जूल ही आएगी। तो यहाँ पर आपने क्या किया, आखिर में एक दो तीन एक्सट्रीम पॉइंट्स को ऐड किया, स्ट्रेट लाइन आपकी 15 मिली जूल की आ गई, समझ गए। जी अच्छा मुझे 2 सेकंड देना, मैं जरा एक चीज अटेंड कर लूँ, पॉज ले रहा हूँ मैं 2 मिनट का। जी जी शाम इस पे सिर्फ 2 मार्क्स मिले हैं, तो मैं देख रहा हूँ A2 की मुश्किलात। जी अब कहता है कैलकुलेट द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेशन ऑफ द मास, यानी कि ओमेगा निकालना है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा होती है, ओमेगा कैसे निकलेगी भाई, बताओ। यहाँ पे टू कोई ऐसा पाई डेटा अपॉन दिया टी। हुआ? 2 पाई अपॉन टी, तो टी गिवन है यहाँ पे तुम्हें, नहीं। तो फिर क्या करोगे। और तुम्हें एक एक बात सेकेंड। पता है, ओमेगा एक और जगह पे भी आता है, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले में आता है, याद है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला मुझे याद निकालो नहीं आ रहा निकालो है, निकालो मुझे निकालो लिखा निकालो, है लेकिन। अभी आज की जी क्लास में जी रिवीजन भी करवाया हाफ मैंने। 1/2 m ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। नहीं नहीं, वो तो वी का है ना। अच्छा इंटू एक्स नॉट, अंडर रूट नहीं ना, हाँ सही है, यू आर राइट। ये कहाँ गया भाई आपका फॉर्मूला,
देखो ये टोटल एनर्जी वाली ये कोई यहाँ पर ग्राफ भी बना हुआ है, देख रहे हो, सेम ही आ गया पेपर में। जी ये है काइनेटिक एनर्जी हाफ एम ओमेगा नॉट एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये फॉर्मूला है तुम्हारा। इस फॉर्मूले को तुम्हें यूज जी करना है। अच्छा, इस फॉर्मूले को तुमने यूज करना है, अब तुम्हें देखना है कि भाई ये फॉर्मूले में मेरे पास एक्स की वैल्यू है कि नहीं है, ये मुझे नहीं पता, अभी देखता हूँ मैं भी जाके कि एक्स की वैल्यू है कि नहीं। अगर एक्स की वैल्यू नहीं भी होगी ना तो हम एक्सट्रीम पोजीशन पे एक्स नॉट ले लेंगे, उसको एक्स को जीरो कर देंगे, क्योंकि देखो हमारे पास एक एक्सट्रीम पोजीशन ये वाली है, ठीक है, इस पे क्या है, ई के जो है हमारे पास 15 आ रहा है तकरीबन ना, वो भी आ रहा होगा, ठीक है। तो हम यहाँ से भी वैल्यू डाल सकते हैं, हम कह देंगे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इस पॉइंट पे है, और ये वैल्यू क्या बन रही है, ये वैल्यू बन रही है 15 मिली जूल, सही है। जी काइनेटिक एनर्जी हमने मैक्सिमम कहाँ होती है, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे, है ना, जहाँ पर डिस्प्लेसमेंट जीरो होता जी है ना। देख जी रहे हो नीचे देखो डिस्प्लेसमेंट जीरो है, तो एक्स की वैल्यू जीरो, ई के की वैल्यू 15 मिली जूल, सही है। जी। तो जब तो फॉर्मूले एक्स के नॉट अंदर, ई के। फॉर्मूले में जब हम एक्स की वैल्यू जीरो डालेंगे तो हमारे जी पास फॉर्मूला क्या बन जाएगा अभी, है हाफ एम ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स नॉट, है ना, क्योंकि एक्स नॉट जी स्क्वायर जी अंडर जी रूट से कट जाएगा, बल्कि नहीं अंडर रूट तो जी इसमें है ही नहीं ना, एक्स नॉट स्क्वायर रह जाएगा, एक्स नॉट स्क्वायर रह जाएगा, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट स्क्वायर, ये फॉर्मूला बन जाएगा हमारा, क्योंकि फॉर्मूले में क्या था, एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स तो है ही नहीं, तो जीरो स्क्वायर खत्म हो जाएगा, तो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट स्क्वायर, ये आपका फॉर्मूला बन गया। जी अब आप वैल्यूज पुट करें, आप लिखें ई के मैक्स इक्वल्स टू हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट स्क्वायर, ई के मैक्स की जगह पर 15 मिली डाल दें, 15 10 की पावर माइनस 3 जी। इक्वल्स टू हाफ, हाफ के बाद मल्टीप्लाई करें मास से, मास कितना है आपका 15 ग्राम है, सर 15 अच्छा जी 150 150 ग्राम है, तो 0.15 वन केजी हो पॉइंट जाएगा, फाइव वो 0.5 0.15 हो जाएगा ना, 15 केजी। केजी में जी जी डालेंगे, जीरो पॉइंट जी वन फाइव जी हो गया, इनटू ओमेगा स्क्वायर एज इट इज रहने, तो वो तो आपको निकालना है, जी। ठीक है, इनटू एक्स नॉट स्क्वायर, सर ओमेगा में क्या डालेंगे? वो तो अच्छा वो निकालना है ना। निकालना है। ठीक ठीक। एक्स नॉट एक्स नॉट क्या होगा सर? सोचो। अच्छा वो -5 से लेके 5 तक की। वेरी गुड, ये आ गया 5, यहाँ पे 5, यहाँ पे 5, तो वैल्यू हम तो मैग्नीट्यूड लेंगे ना, 5 सेंटीमीटर, तो 10। 5 सेंटीमीटर को हम कन्वर्ट करेंगे मीटर में, 5 सेंटीमीटर जी मीटर में कितना होता है, सर हम 10 नहीं लेंगे? 10 नहीं लेंगे ना, हमें तो एक साइड का लेना ना, इक्विलिब्रियम पोजीशन से कुछ एक साइड पे लेंगे ना, दोनों थोड़ी अच्छा ले एक सकते, साइड पे लेना है, प्लस ठीक। माइनस होता है ना। ठीक है ठीक। तो 5 सेंटीमीटर को कन्वर्ट करो, कितना बना, 0.5। 100 से डिवाइड करो, 0.05, 0.05। जी। और इसका स्क्वायर कर दो, 2.5 है 10⁻³ हाँ अब इसका स्क्वायर कर दिया, अब तुम इसको सॉल्व करके ओमेगा की वैल्यू निकालो, मैं जरा 2-4 मिनट में आ रहा हूँ, ठीक है। अच्छा।